न्यूटन ने कहा कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मोशन में है, चल रही है, तो वो लगातार चलती रहेगी। एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन पर मोशन में है, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मोशन में ही चलती रहेगी, अपने मोशन को मेंटेन रखती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। डायरेक्शन भी नहीं बदलने वाली और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलने वाला, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। बॉडी की इस प्रॉपर्टी का एक नाम था। क्या नाम था? इनर्शिया, है ना? इनर्शिया ऑफ बॉडी। क्या? टू मेंटेन इट्स मोशन और टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ये इनर्शिया था। मतलब चलती हुई बॉडी चलती रहेगी और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। आपने फैन ही चला रखा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, ये अब भी घूम रहा है, ये अब भी घूम रहा है, कुछ देर बाद रुक भी जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरे घर का पंखा एक चलना बंद हो गया बिल्कुल। मैंने कभी गया तो ये, लेकिन वो फिर पता लगा कि उसे जरा सा डंडे से चला दो तो चलने लगता है, लेकिन स्विच ऑफ करते ही तुरंत रुक जाता है। बात समझ आई कि इसमें फ्रिक्शन बढ़िया, बहुत तकड़ा वाला। उसे खोला, उसके बैरिंग के अंदर के जो लुब्रिकेंट्स थे वो सूख चुके थे बिल्कुल। उसको वापस ग्रीस उसमें लगाई, प्रॉपर चलने लगा। मतलब अगर फ्रिक्शन ना हो तो स्विच ऑफ करने के बाद भी रुकेगा नहीं ये। फ्रिक्शन है जो इसे रोक रहा है, फ्रिक्शन है जो इसे रोक रहा है। फ्रिक्शन ना हो तो ये घूमता ही रहेगा। और अगर घूम नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो आपके कहने भर से घूम नहीं जाएगा ये। आपको कुछ करना पड़ेगा इसे घुमाने के लिए, जो आप नहीं कर रहे, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी से करवा रहे हैं। तो इस फैन में, इस पंखे में एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं घूम रहा हूं तो घूमते ही रहूंगा। देखो फ्रिक्शन हटा के देखो, फिर देखो, मैं अनंत काल तक घूमता ही रहूंगा। और अगर मैं नहीं घूम रहा हूं तो मैं घूमूंगा नहीं। मुझे घुमाने के लिए तुम्हें फोर्स तो यहाँ हम यूज नहीं करेंगे, कुछ और, वो फोर्स का ही एक रूप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस घूमने वाले प्रोसेस में भी एक टेंडेंसी है कि मैं घूम रहा हूं तो घूमते ही रहूंगा, रुकूंगा नहीं। रुकूंगा हूं, रुका हुआ हूं तो चलूंगा नहीं, घूमूंगा नहीं। और यही टेंडेंसी तो है जिसे आपने क्या कहा था? इनर्शिया। इसका मतलब इनर्शिया है। जो इनर्शिया अब तक हम पढ़ रहे थे वो था इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन। एक जगह से दूसरी जगह किसी बॉडी का पहुंचना कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन यह फैन तो अपनी जगह रुका हुआ है, जो का त्यों घूम रहा है बस। लेकिन इसमें भी प्रॉपर्टी वैसी ही है जैसी ट्रांसलेटरी मोशन की प्रॉपर्टी है। अब हम इसका नाम देंगे रोटेशनल इनर्शिया। क्या नाम देंगे इसको? रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। चेंज इन स्टेट, अपोज टू चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। के रुके हुए से चलने का अपोज है, घूमने का अपोज है, घूमते हुए से रुकने का अपोज है। और अगर आप घूमते हुए स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, घटाना चाहते हैं तो भी आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये हुआ रोटेशनल इनर्शिया। करेक्ट। इसको जस्ट रोटेशनल इनर्शिया न कहकर एक नया नाम दिया जाता है, ये
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOMENT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि ये ऐसा वैसा इनर्शिया नहीं है, साधारण इनर्शिया नहीं है, इनर्शिया के ऊपर भी कुछ और है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका नाम क्या दिया गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझने के लिए आप क्या कह सकते हैं इसे? रोटेशनल इनर्शिया कह सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल नेम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेशनल इनर्शिया है, तो इसे नापे कैसे, मेजर कैसे करें? काइनेटिक इनर्शिया को आपने कैसे मेजर किया था? इनर्शिया, मास। व्हाट इज मास? मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहां तो हमने इनर्शिया को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, सिंपल सी बात है भाई, हाथ ही खड़ा हुआ, इसे ढकेलने के लिए ये अपने रुके हुए से चलने का बहुत तकड़ा अपोज करेगा, इसमें इनर्शिया बहुत ज्यादा है। चूहा है, वो अपने रुके हुए से चलने का कम अपोज कर रहा है। तो हमने सीधे सीधे कहा कि भाई हाथी का मास हाथी का है, चूहे का मास तो चूहे का है, तो जितना मास है उतनी ज्यादा इनर्शिया है। समझ आ गई सीधी सीधी बात। लेकिन यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक गड़बड़ है। यहां हम सिर्फ मास की बात नहीं करेंगे, यहां सिर्फ हम मास की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चोट लग जाएगी अगर मास की बात करी तो, और बहुत तगड़ी वाली चोट लग जाएगी। मैं इस लंगल को घुमाता हूं, ठीक है? अभी ये जो मेरी उंगली है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस उंगली के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, हालांकि उंगली पर लिपट के छोटा हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे पकड़ लूं इसको, तो ये उंगली के अबाउट मेरे रोटेट कर रहा है ना? आ, था कुछ एक्सिस थी मेरे पास, कहाँ गई वो? उस दिन आपने रिफिल दी थी किसी ने, वो रिफिल ले जाना भी वापस भूल गए, तो वो रिफिल अभी तो यहीं रखी थी, कहीं कहाँ चली गई? ये रही, ये मैंने यहाँ पकड़ लिया, देखो। दिस रिफिल इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बॉडी के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? दिस रिफिल। किसके लिए? आपकी जो ये इरेजर है, इस इरेजर के, इरेजर को फिलहाल हम कह देते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट मास है, इट इज जस्ट अ पॉइंट मास। हालांकि पॉइंट मास नहीं है, ये भी अपने आप में एक एक्सटेंडेड मास है, लेकिन ये पॉइंट मास है। और इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये रिफिल एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके। करेक्ट। हम्म। अब मैंने इसकी रेडियस ये कर दी, अब मैं इसे घुमा रहा हूं, पकड़ लिया आराम से, रोक लिया। करेक्ट। फिर मैंने इसकी रेडियस ये करी, इतनी बड़ी कर दी। अब मैं इसे रोकना चाहूं तो ज्यादा चोट लगेगी, ज्यादा चोट लगेगी। दूसरे, अभी तो ये रबर है, इसकी जगह मैं लोहे का कोई चीज बांध लूं तो सोचना पड़ेगा रोकने से पहले, इतनी तगड़ी चोट लग जाएगी। मतलब जब ये छोटी रेडियस पर रिवॉल्व कर रहा है, तो घूमते हुए से रुकने का कम अपोज कर रहा है। और जब यही बॉडी बड़ी रेडियस पर रिवॉल्व कर रही है, बड़ी रेडियस पर घूम रही है, तो अपने घूमने से रुकने का बड़ा अपोज कर रही है। इसका मतलब ये जो इनर्शिया है इसमें, ये कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन पर डिपेंड है। और सिंपल सी बात है, मास पे तो डिपेंड है ही। कभी ना कभी आपके सामने ऐसा चांस पड़ा होगा कि आपने अपने ही बचपन में, बहुत छोटे बचपन में, या आपके घर में किसी बच्चे ने चलते हुए पंखे में हाथ डाल दिया। आप में से किसी ने किया ऐसा? किसने नहीं किया? आपने किया है। तो आपने तब किया जबकि आपको याद है, या उस समय की याद नहीं, बताती मम्मी?
कि एक बार पंखे में हाथ डाल दिया था, याद है? ओहो। तो अगर बाई दी वे पंखे में हाथ डाल जाए किसी बच्चे का अनजाने में, और वो हाथ बीच में जाए पंखे के, तो बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती, बच जाता है। लेकिन अगर किनारे पे, बिल्कुल पंखड़ी के किनारे पे जाकर के उंगली लग गई, तो खून निकल आता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना दूर जा रहे हैं उतना ही ज्यादा वो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। तो यहां जो ये प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है, ये मास पर भी डिपेंड है, और मास पर कैसे डिपेंड है? अगर बाई द वे आपके पंखे में पंखड़ियां लगी हुई प्लास्टिक की, तो कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर पंखड़ी लगी हुई एल्युमिनियम की भारी वाली, तो वो तो काट डालेगी बिल्कुल, तो काट डालेगी बिल्कुल। तो यहां ये प्रॉपर्टी दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। मास पर तो डिपेंड है ही, और साथ में इस बात पर डिपेंड है कि मास ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने बड़े डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है। प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड है, मास पर भी और रेडियस ऑफ रोटेशन या रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन पर भी डिपेंड करता है। करेक्ट? तो सिर्फ इनर्शिया तो होता मास, लेकिन क्योंकि रेडियस पर भी डिपेंड है, इसीलिए इसको हम सिर्फ मास ना कहकर क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। समझिए बात? अब कितना है ये? सिंपली इनर्शिया को तो हमने मास से मेजर कर लिया, इनर्शिया को तो हमने मास से मेजर कर लिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर सिर्फ मास से तो नहीं कर सकते, रेडियस भी चाहिए। तो अभी आगे आपको बात समझ आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड है mr², रेडियस के भी स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर आपने दुगनी रेडियस कर दी तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी 4 गुनी हो जाएगी। तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। याद रखिएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल है फॉर ए पॉइंट मास ओनली, फॉर ए पॉइंट मास। अब पॉइंट मास तो कोई होता नहीं देखो, लेकिन किसे पॉइंट मास कहा जाएगा? अगर आप अर्थ का रिवॉल्यूशन कंसीडर करें सन के चारों तरफ, तो कहां सन, हाथी, कहां अर्थ, चूहा नहीं जी, मच्छर। तो पूरी की पूरी अर्थ भी पॉइंट मास है। मतलब यह है कि बॉडी का अपना साइज रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन जितनी है उसके लगभग नहीं जैसा होना चाहिए। क्या? बॉडी का अपना साइज। समझ आई इतनी बात? तब आप इस बॉडी को क्या कहेंगे? एक पॉइंट मास कहेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr²। तो फिर इसका यूनिट भी डिफरेंट होगा। कितना यूनिट बनेगा इसका? यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। करेक्ट? इसको सिंबलाइज किया गया है कैपिटल आई से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, कैपिटल आई। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास अबाउट द गिवन एक्सिस। याद रखना, यहां यहां हम जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड बोलेंगे, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड बोलेंगे, हमें उसके साथ एक पूछ लगानी पड़ेगी, अबाउट द गिवन एक्सिस। अबाउट द गिवन एक्सिस क्यों लगानी पड़ेगी ये पूछ? क्योंकि ये अगर एक्सिस यहां है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और है। अगर एक्सिस बदल गई, ज्यादा डिस्टेंस पे चल गया, अब एक्सिस बदल गई इसकी, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बदल जाएगा।
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉडी पर भी, रेडियस ऑफ रोटेशन पर भी। रेडियस का मतलब एक्सिस के, एक्सिस कहाँ है, एक्सिस कहाँ है, जबकि हमारा जो काइनेटिक इनर्शिया है वो नहीं बदलता कभी भी, बिकॉज इट इज मास ओनली, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। हर बार आप पोजीशन बदल दो, किसकी पोजीशन बदल दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन बदल दीजिए आप, बदल जाएगा। एक एक एक्सिस में यही ले लूं, इससे पास होती हुई ये रही, अब इसके अबाउट ये रोटेट करने लगे तो कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक एक्सिस में इसके किनारे से पास होती हुई ले लूं तो कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इसका। अगर मैंने एक्सिस कुछ बाहर ही ले ली, जैसे ये वाली एक्सिस मेरी उंगली है बाहर है बिल्कुल, तो कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए जब भी हम वर्ड बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें साथ में उसका टैग लगाना पड़ेगा, अबाउट द गिवन एक्सिस, अबाउट द गिवन एक्सिस। जो गिवन एक्सिस है उसके अबाउट वाला ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बात कर रहे हैं, बाकी किसी और एक्सिस के अबाउट बात नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about the given axis I is equals to mr square। किसके लिए है, ओनली फॉर पॉइंट मास, पॉइंट मास के लिए है, ओनली फॉर ए पॉइंट मास। अगर एक्सटेंडेड बॉडी है, लार्ज साइज बॉडी है, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, क्योंकि हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग होगा। यहां तक की बात किसे समझ आई है। एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, मास जो भी है बॉडी का उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। रेडियस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो रेडियस का मतलब क्या, इस बॉडी से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने फाइंड करना है इस समय, तो आप इसका मास लीजिए और ये डिस्टेंस लीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिए, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ गया। डिस्टेंस अगर कम हो गया तो मास भी आपका कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका कम हो जाएगा। करेक्ट। ये तो है पॉइंट बॉडी के लिए। लेकिन अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है जो बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर के बनी है, तो अब समस्या खड़ी हो जाएगी। अब हम वो एम आर स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। अब हमें एक्चुअली करना क्या होगा, एक बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, मैं इरेगुलर शेप की बनाते हैं हम अक्सर बॉडी, इसमें ये एक्सटेंडेड बॉडी है, ये एक बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी है। ओके। और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, देखो ये एक्सटेंडेड बॉडी आपकी इरेगुलर शेप की बॉडी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यही ली है, इस बॉडी से ही पास हो रही है, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रिफिल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये रही है ऐसे। ठीक है। तो अब इसका, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड करोगे, बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट मास तो है नहीं, और ये हजार लाख करोड़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से हर पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पार्टिकल का डिस्टेंस अलग है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये मैंने बॉडी ली और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इसके अंदर से पास होते हुए जा रही है, ए बी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अब इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आपको इस एक्सिस ए बी के अबाउट। इसको हम लिखेंगे
आई ए बी, आई ए बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, गिवन एक्सिस ए बी के अबाउट। तो फिर क्या करना होगा, पहले ये पार्टिकल मुझे कंसीडर करना होगा जिसका मास m1 है, इसकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1। क्या करना होगा, मुझे m1 को r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, एक दूसरा पॉइंट इसमें से खोजना पड़ेगा जिसका मास होगा m2। जरूरी नहीं सारे पार्टिकल्स के मास एक से हो, हाँ ये तो हो सकता है कि आप इसके पार्ट करें और छोटे छोटे इक्वल मास के पार्ट कर लें, वो भी संभव है। लेकिन इक्वल पार्ट नहीं करा तो आपने m2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r2 स्क्वायर से। फिर क्या करना पड़ेगा जी, फिर कहीं मुझे ये एक पार्टिकल और लेना पड़ेगा m3 जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी r3। और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे m3 को r3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अप टू कहां तक करूंगा मैं ये, n पार्टिकल्स तक, mn rn स्क्वायर। मतलब यह है कि इस पूरी बॉडी को, इस एक्सटेंडेड बॉडी को छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा। हर पार्टिकल का साइज इतना छोटा होगा जो इस रेडियस के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल हो। ठीक है, फिर सारे पार्टिकल्स के मास को उनकी रेडियस के स्क्वायर से डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। सारा जीवन बीत जाएगा, काम नहीं हो जाएगा पूरा, सारा जीवन खत्म हो जाएगा और इस बॉडी के पार्टिकल्स का काम ही पूरा नहीं होगा। तो वसीयत करके छोड़नी पड़ेगी, बेटा देखो इसको करते रहना, पोते बच्चे इसको करते रहना, और जब निकल जाए तो मेरी आत्मा को बता देना कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला। लेकिन कोई और तरीका भी तो नहीं है, कोई और तरीका दिख रहा है क्या, फिलहाल तो कोई तरीका दिख नहीं रहा, फिलहाल तो कोई ऐसा तरीका दिख नहीं रहा। इसी तरीके से करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा। भाई जब एक पार्टिकल के लिए आपने कह दिया mr स्क्वायर, तो एक्सटेंडेड बॉडी के लिए क्या कुछ और बनाओगे। एक बार आपने कह दिया कि इनर्शिया क्या है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, चाहे हाथी का हो, चाहे चूहे का हो, चाहे चींटी का हो, यही तो यूनिफॉर्मिटी है, यही तो साइंस है। अच्छा ये मैंने, आपने, या न्यूटन ने थोड़ी ना बनाया, वो तो नेचर ने बना रखा है उसको, हम तो केवल उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। तो पॉइंट मास के लिए अगर आपने डिफाइन कर दिया, मतलब नेचर ने डिफाइन कर रखा है वो, तो हमने तो सिर्फ उसको समझा कि हाँ मास पर डिपेंड है और स्क्वायर ऑफ रेडियस पर डिपेंड है, तो नेचर ने सेट कर रखा है पहले, हमने तो केवल उसे ऑब्जर्व किया। तो एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी ये होना है ना, तो एक्सटेंडेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में तो पीढ़ियां बीत जाएंगी, एक छोटी सी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। नहीं भाई नहीं, कोई और तरीका निकालो, कम से कम हम अपनी अपने जीवन में तो कर पाए उसे, कोई और तरीका निकालो। ठीक है, ध्यान दीजिए, याद रखिए, क्या याद रखना आपको, अब एक एक पार्टिकल का मास लेना, एक एक पार्टिकल का डिस्टेंस लेना और स्क्वायर करना, ये करना वो करना, ये तो समस्या बन जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन डिफाइन तो हमने यहीं से करना पड़ेगा ना, डिफाइन तो हमें यहीं से करना पड़ेगा। याद रखना, देखो ये पहली पहली फिजिकल क्वांटिटी आ रही है आपके सामने, जिसे हम डिफाइन कहीं और से कर रहे हैं और फाइंड कहीं और से कर रहे हैं। डिफाइन करने का तरीका कुछ और है और इसे एक्चुअली फाइंड करने का तरीका कुछ और है। और इसके आगे भी कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी कि जहां जिस तरीके से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं उस तरीके से उसको फाइंड करना नामुमकिन है, फाइंड करने का कुछ और तरीका लाएंगे हम। करेक्ट, तो अब कैसे लेकर आएंगे हम इसे, बात समझना ध्यान से। आई ए बी एक्चुअली है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका यही सब कुछ है, लेकिन हमने इसे शॉर्ट में लिखा कैसे,
समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स 1 to n mi आर आई स्क्वायर। ये कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, यही चीज है ये। मतलब ये है 1 से लेकर n तक के पार्टिकल्स ले लो, हर एक पार्टिकल का मास होगा, हर एक पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। यही जो इतनी लंबी चौड़ी लाइन है, उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये, और कुछ भी नहीं है। समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स 1 to n mi आर आई स्क्वायर। करेक्ट। अब ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा पर। कितने पर मूव कर रही है? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा पर मूव कर रही है। ठीक है। तो इसके साथ साथ ये सारे पार्टिकल्स m1 m2 m3 ये भी घूम रहे हैं। करेक्ट। रोटेशनल मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, एक एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, लेकिन सभी सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड कितनी होगी? एंगुलर स्पीड तो इसकी ओमेगा ही होगी, क्योंकि एक एक सेकंड में जितना एंगल ये पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है उतना ही पार्टिकल, सबकी एंगुलर स्पीड क्या है? ओमेगा। लेकिन इनकी लीनियर स्पीड डिफरेंट होती है, ये वाला कम स्पीड पे चल रहा है, दूसरा वाला तेज स्पीड पे चल रहा है। तो ओमेगा याद कीजिए, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या था? v इक्वल्स आर ओमेगा। तो इस पार्टिकल के लिए अगर आप v1 कैलकुलेट करना चाहोगे, v1, तो v1 इज इक्वल्स टू होगा, मैं वेक्टर ले लेना, v1 इक्वल्स r1 ओमेगा, और दूसरे के लिए और ऐसे सबके लिए जाएगा। करेक्ट। तो अब कहानी किससे मैं कम लिखूंगा, सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, तो लिखवा दूंगा बाद में। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, चलो फर्स्ट लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। nth पार्टिकल कितना होगा? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सबके लिए सेम है, ओमेगा सबके लिए सेम है। हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बात है, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो, आप एक एक पार्टिकल में अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा और अप टू हाफ mn rn स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है देखना, हाफ ओमेगा तो कॉमन आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने यहां हाफ लिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस प्लस m ओमेगा भी लिखेंगे, अभी चिंता क्यों कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इंटू, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ। देखना जरा ये सब क्या है, ये सब है आपका समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स 1 to n mi आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और बाय द डेफिनेशन ये क्या है? ये क्या है? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। क्या है ये? तो ये क्या है? आई ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब जरा देखना तो सही, आई ए बी इक्वल्स
ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। अब यहां भी एक कंडीशन लगा दो, क्या? इफ ओमेगा इक्वल्स 1 रेडियन पर सेकेंड, तो आई ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आ गया आसान। मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था मुझे, और ये रही मेरी एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब एक एक पार्टिकल को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इस पूरी बॉडी को घुमा दो कितने से? 1 रेडियन पर सेकेंड से। कितने से घुमा दो? 1 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड से घुमा दो। अब जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका डबल ही क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल टू है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस। जिस गिवन एक्सिस के अबाउट आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है। डिफाइन वहां से किया, कैलकुलेट यहां से किया। क्लियर है इतनी बात? एक्चुअली वो जो हमारा समेशन था, उसे हम किसी दूसरे फॉर्मूले के अंदर ले आए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ले आए उसे हम, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ला दी, काम बन गया। वही तो अननोन है हमारा। काइनेटिक एनर्जी के चेक कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के 50 तरीके प्रैक्टिकली, किसी भी तरीके को यूज करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो, काइनेटिक एनर्जी का डबल कर दो, बस जो भी डबल आए उसमें काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हटा के क्या लगा दो? काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हटा के क्या लगा दो? किलोग्राम मीटर स्क्वायर लगा दो, बन गया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी when rotating at a angular speed of 1 radian per second about the given axis. Kinetic moment of inertia of a body about given axis is twice द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक वर्ड लगा दो रोटेशनल, क्योंकि वो लीनियर से हमें डिफरेंशिएट करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस। निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। अभी इसके बाद और भी कई तरीके आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के। हेडिंग डाल दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज change in state of rotational motion is called rotational inertia or moment of inertia of the body about the given axis. Its magnitude depend on mass of body and square of distance between the body and the axis of rotation. For a point mass, moment of inertia I equals mr square. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फॉर एक्सटेंडेड बॉडी made up of particles of mass m1, m2, m3 dot mn, ये लिखिए I इक्वल समेशन I इक्वल 1 to n mi ri स्क्वायर। ए भी मत लगाना है आप। I इक्वल समेशन I इक्वल 1 to n mi ri स्क्वायर। इसके बाद लिखिए इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, where r1, r2, r3 up to rn are the distances of particles m1, m2, m3 up to rmn
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है R1 R2 R3 वगैरह, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है ना। तो चाहे तो आप डिस्टेंस के साथ में एक वर्ड और लगा लीजिए इससे पहले, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं सारी ये। देखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब एक नेक्स्ट हिंट डाल दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कंसिडर a body, consider an extended body rotating about axis AB with constant angular speed omega. देखिए, moment of inertia of a body about given axis is numerically equal to twice the kinetic energy, twice the rotational kinetic energy of body, of the body when rotating at a constant angular speed of 1 radian per second about the given axis, about the given axis. Moment of inertia of a body depends on the mass of body, shape, size, shape, size, distribution of mass, distribution of mass in the body, and the axis of rotation.